आज मूललता से आगे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 41 तक में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 39 और 41। चलिए 2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा देख लेते हैं, पहले अब 2 बताने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, 500 सीसी विलियन। विलियन का आयतन कितना? 100 ग्राम यूरिया है। मोल में बदलें तो ये 100/60 हो जाएगा। इसको लीटर में बदलें तो ½ लीटर हो जाएगा। यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सीसी हो तो उस विलियन की मोलरता तथा मोललता क्या होगी? मोलरता तो बहुत आसान है, 100/60/1/2 यही होगा ना रे। 5/3 नहीं हो जाएगा ये? 5/3 ये हो जाएगा 5 गुना 2/3 यानी 10/3। लेकिन यदि तुमको मोललता चाहिए तो डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको याद है ये फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मोलरता इंटू 1/m प्लस W/1000। डी का मान क्वेश्चन तुमको दे दिया है 1.2। मोलरता निकाल दिए हो 10/3। मोललता तुमको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट 60/1000। कैसे मोललता नहीं ज्ञात कर देंगे? वैसे यदि आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते हैं मोललता निकालने के लिए तो एक दूसरा मेथड भी है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, वो बात हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बता देते हैं। 500 सीसी आयतन दिया हुआ है। अरे विलियन का आयतन दिया हुआ है ना, डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो आयतन और डेंसिटी से द्रव्यमान नहीं पता चल जाएगा? ये द्रव्यमान आएगा आपको 600 ग्राम। तो किसका द्रव्यमान 600 ग्राम है? सॉल्यूशन का। और 100 ग्राम यूरिया है तो विलायक का भार 500 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम में ½ kg, 500 ग्राम का मतलब ½ kg। आंसर हो जाएगा 5/3/½ जो भी है वो आज निकल जाएगा। तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों की मदद से आप द्रव्यमान निकाल लीजिए। वो सॉल्यूशन का द्रव्यमान निकलेगा। मोललता के लिए आपको सॉल्वेंट का द्रव्यमान चाहिए तो सॉल्यूट को घटा दीजिए सॉल्यूशन में, निकल जाएगा उस तरह से। या तो आप इस मेथड से चले जाओ या उस मेथड से चले जाओ, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन जब आप बनाते हैं ना तो दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके बनाया कीजिए। स्थिर करने का मतलब क्या है? पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस चीज को निकालने के लिए दिया गया, आप पहले ये सोचिए कि जो चीज हमको पूछा गया है उस चीज के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए। जैसे मोललता यदि तुमको पूछा गया तो तुमको ये सोचना चाहिए कि मोललता के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मोललता के लिए तुमको विलय का मोल जरूरत पड़ेगा और विलायक का भार केजी में पता चलना चाहिए, तब ना बनेगा क्वेश्चन। तो आपको ढूंढने लग जाइए कि कैसे वो चीज हम निकाल पाएंगे दिए गए चीजों से। बस यही तो होता है क्वेश्चन। और अब आप इतने छोटे नहीं है कि डायरेक्ट कहेगा नोड़े 2 जोड़ 2 कितना होता है। ऐसा क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो करेगा ही करेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बेसिक का रिवीजन जितना ज्यादा कीजिएगा क्वेश्चन बनेगा, नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अब तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 41 नंबर। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा तो जरूर ही, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। 2 डेसीमीटर क्यूब मतलब 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। वॉल्यूम हो गया कितना लीटर? हम सीसी में यदि बदले तो 2000 सीसी। हम सब में लिख दिए हैं, जब जो जरूरत पड़ेगा हम ले लेंगे। डाटा जब हम एकत्र कर रहे होते हैं तो जितना पॉसिबल डाटा है लिख देते हैं, जब जिन चीजों की जरूरत होगी हम तब लेंगे उसको। 3m/4 विलियन, 3m वो भी स्मॉल m है। इसका मतलब आपको मोललता दे दिया कितना? 3।
सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर सीसी। बताओ सॉल्यूशन का मास नहीं निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1.1 गुना 2000, कितना ग्राम? 2200 ग्राम। अब आप एक चीज गौर कीजिए, 2200 ग्राम आ गया ना आपको, लेकिन सॉल्यूट का तो मास नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए सॉल्यूट का मास x, लेट वेट ऑफ H2SO4, यही ना आपका सॉल्यूट है, ये मान लो x ग्राम। अच्छा इसको मोल में बदलें तो x/98 मोल हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 होता है। देखिएगा ध्यान से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास सॉल्यूशन का मास है 2200, H2SO4 सॉल्यूट, यही है ना रे सॉल्यूट, इसका तुम x मान लिया, तो ये हो जाएगा 2200 माइनस एक्स, कौन चीज? ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो यही हो जाएगा 2200 माइनस एक्स बटा 1000 kg। बोले हाँ या ना? मोललता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर केजी, मोल बाय केजी है ना जी। देखिएगा ध्यान से, मोललता का मान कितना क्वेश्चन दिया है? 3। मोल कितना आया विलय का? ये विलय का ही ना मोल होता है। विलय का मोल कितना है? वेट ऑफ H2SO4 x ग्राम, मोल में ये हुआ है x/98, और केजी तो यही है 2200 माइनस एक्स बटा 1000। इसको आप गुना भाग करेंगे, एक वेरिएबल इक्वेशन x का मान नहीं निकल जाएगा? x क्या है? वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4, आपको H2SO4 का भार ही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। उतारिए। ये क्वेश्चन ऐसा था ना जिसको बताना जरूरी था, मतलब डिफरेंट टाइप का था, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए होंगे। बाकी सब जो क्वेश्चन है मोलरता मोललता यही सब निकालना है, और सिंपल सिंपल वे है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भारी है। बेसिक को क्लियर रखिए तो बाकी सब काम आसानी से हो जाएगा। फिर भी यदि आपसे नहीं बना तो पूछिए जरूर, हम बता देंगे। शुरुआत है, अभी थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, क्योंकि 11th भी आप अपने आप को बर्बाद करके आए। 11th यदि अच्छा रहता तो थोड़ी कम परेशानी होती। मोललता वाला में और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन बनाते वक्त एक प्लानिंग के तहत चलोगे ना तो बन जाएगा, और जैसे तैसे भीड़ गए बनाने के लिए, वैसे में तो नहीं बनेगा। आ जाइए, अंदर आ जाइए। क्या हुआ? 40 नंबर। 25% वेट बाई H2SO4 विलियन की मोललता क्या होगी यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सीसी? खड़ा हो जाइए। 25% वेट बाई H2SO4 का मतलब 100 ml विलियन में 25 ग्राम H2SO4 है। इसका मतलब विलियन का आयतन 100 ml और विलय का भार यानी H2SO4 का भार 25 ग्राम। विलियन का घनत्व दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो विलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलियन का द्रव्यमान ग्राम में आपको निकल जाएगा। H2SO4 का भार 25 ग्राम है ना, विलियन के द्रव्यमान में से H2SO4 का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान निकल जाएगा। किस मात्रक में? ग्राम में। उसको किलोग्राम में बदल देंगे 1000 से भाग देके, तो विलायक का भार पता चल गया केजी में। H2SO4 25 ग्राम है, उसको मोल में बदल दीजिए, 25/98। विलय का मोल पता चल गया, विलय का भार केजी में पता चल गया, मोल को केजी से भाग दे दीजिए। समझ में आया या बना दूं?
मोललता वाला में और भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 47 तक, यानी मोल प्रभाज में। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक। 46 नंबर एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों से नहीं बना है, हम सबको देख लेते हैं। 46। सबसे पहले 42 नंबर देखिए। एक आसान क्वेश्चन है और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक बता देते हैं, बाकी काम आप खुद से कर सकते हैं। और ये बताने वाला है, ऐसा नहीं कि हम लिखेंगे बोर्ड पर, ये सब मौखिक बनने वाला क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से सिर्फ सुनिए, समझिए बात को। देखो, यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज क्या होगा। इसका मतलब यह है कि एक विलयन है जिसमें यूरिया है और जल है। कहता है कि यदि 2 ग्राम यूरिया 31.4 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अच्छा सुनो, यूरिया का भार पता चल गया तुमको, तो बताओ यूरिया का मोल नहीं ज्ञात कर सकते हो? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मोलिकुलर वेट जोड़ेगा ना 60 आएगा। ये सब अब रट लीजिए, ये सब भूलिएगा तब ग्रह हो जाएगा आगे चल के। ये सब जहां तहां आपको रोक देगा। 180 C6H12O6। सुनिए, यूरिया का भार दे दिया ना, मोल में बदल दोगे कि नहीं? अब सुनो, विलयन का भार दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जल का भार अभी पता नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, विलयन में से यूरिया का भार घटा दीजिए। यूरिया ही ना विलय है, तो विलयन में से विलय का भार घटाएंगे तो विलायक का भार पता चल जाएगा। और विलायक क्या है? जल है। तो जो भार आएगा वो आपको ग्राम में आएगा, क्योंकि 31.4 ग्राम विलयन है और 2 ग्राम यूरिया है। घटाइएगा तो 29.4 ग्राम आएगा। तो ये 29.4 ग्राम कौन चीज आया? जल। जल, विलायक जल है, यानी जल का भार आया। यानी जल दे दिया आपको 29.4 ग्राम, तो क्या आप उसको मोल में नहीं बदल सकते हैं? कैसे? 18 से भाग दीजिएगा। ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। दोनों का मोल पता चल गया, दोनों के मोल को जोड़ दीजिए, टोटल मोल पता चल गया। जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे, मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएगा। जिनका भी ये क्वेश्चन था समझ में आया या लिखें क्या इसको? ये एक हल्का क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 46 है जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उनको ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। हम चाह के भी आपको नहीं समझा सकते, चूंकि कंप्लीटली 11th के बेसिक पर आधारित यह क्वेश्चन। तब आप कहेंगे कि सर 11th का बेसिक तो आप पढ़ाए, तो भी क्यों समझ में नहीं आएगा? 11th का बेसिक समझाए या पढ़ाए बस उतना जितना का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जहाँ तहाँ 11th का कंसेप्ट आते रहेगा तो उस हर जगह पर आपको परेशानी होती रहेगी। 11th नहीं यदि आप पढ़े हैं तो उसका तो नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। अभी हम आपको कहते हैं क्या कि आप लोग रोज क्लास क्या कीजिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि एक भी दिन क्लास छूट जाएगा ना तो अगला दिन से आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो कल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन छोड़ के देखो, बस 2 दिन छोड़ो ना, अगला 1 महीना दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस बात को, यदि तुम हमारी इस बात को नहीं समझ पाए आज तक तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, बता देते हैं। ये संभव ही नहीं है। केमिस्ट्री बहुत अल्टर सब्जेक्ट है, हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहता है। यदि तुम ये बना के नहीं भी लाते हो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास रेगुलर रहो। तुम रेगुलर हो तुमसे बनवा लेंगे ये। अरे तुम्हें इतना इंटरेस्ट पैदा कर देंगे कि तुमको अपने मन करेगा बनाने का। जैसे मोबाइल टिपिर टिपिर करने का मन करता है ना, वैसे ही पेन लेके लिख बनाने का मन करेगा। लेकिन तुम रेगुलर रहोगे तब ना। तुम मेरे पास रहा ही नहीं, तुम आया ही नहीं रेगुलर, बीच में 2-4 दिन छोड़ा, उसके बाद आके बैठी हो जाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप रेगुलर रहिए। बाद बाकी सारा काम आप हम पर छोड़ दीजिए, वो सब हम आपसे करवा लेंगे। और ऐसा नहीं कि आप दबाव में आके करेंगे, आप अपने मन से कर लीजिएगा टोटल काम, लेकिन रेगुलर तो रहें। यहाँ पता चलता है सरस्वती पूजा 16 तारीख को था, 22 तक मना रहे हैं सर। मनाए सर, खूब मनाए, डीजे बजा दिए, बजाते रहिए, बाद में बजिएगा आपने डीजे की तरह।
आजकल आदमी अपने कैरियर के प्रति इतना केयरलेस है और बाद में कहता है कि हम पढ़ल लिखल बेरोजगार है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सरकार क्या कर लेगा तुम्हारा जी? तुम सरस्वती पूजा मनाया है 10 दिन। हट, किसको मेरिट है भाई? कहाँ मेरिट है? गलत बात है, मेरिट है ही नहीं। मेरिट सच में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक फैमिली में मान लीजिए टोटल 50 मेंबर है, ठीक है? उसमें बहुत छोटा छोटा भी है, बड़ा बड़ा भी है, सब ठीक है। क्या ये संभव है कि 50 का 50 कमाने लगे? ये संभव है? ये कतई संभव नहीं है। अच्छा ये संभव है कि सबका विचार एक जैसा हो, सब एक जैसा टैलेंटेड हो, सबका एक तरह का नॉलेज हो? तो परिवार का जो मुखिया है चाह के भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है। जब संसाधन कम हो और आदमी ज़्यादा हो तो महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, ये सब पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इसके लिए तैयार रहिए। ये एकदम कटु सत्य है कि आगे आने वाला जो 10-20 साल होगा जिसमें हम लोग और आप लोग जिएंगे ज़िंदगी, यह काफ़ी टफ होने वाला है और हम लोगों को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने आप को तैयार कीजिए उसमें झेलने के लिए, नहीं तो स्थिति इतनी भयावह होने वाली है जो एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, जिसका सोच थोड़ा दूरगामी है। नहीं समझेंगे आप अभी तो कल के डेट में कोई समझने वाला आपको नहीं मिलेगा, ये बता देते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि कुछ मिले ना मिले आपका कम से कम खाना पीना चलता रहे, नहीं तो भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जनसंख्या नियंत्रण, और यहाँ नियंत्रण है ही नहीं, अनियंत्रित है एकदम। ऐसी स्थिति में आदमी ज़्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ तुम लोग के दिमाग में आता होगा कि रुपया पैसा तो सब चीज़ का समाधान है, लोगों को लगता है ऐसा। और जान लो रुपया जो छपता है वो भारत सरकार ही छपवाती है, ऐसा नहीं कि वो विदेश से छप के आता है। जितना मन हो उतना वो रुपया छाप सकता है। नहीं सुनिए सुनिए, वो उसकी मर्जी है, छाप सकता है, लेकिन उसके बाद की परेशानी को पहले आप समझिए। क्या लगता है आपको कि रुपया छाप देने से महंगाई खत्म हो जाएगी? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महंगाई और बढ़ जाएगी। तब रुपया यदि बेहिसाब छाप देगा ना तो महंगाई और बढ़ जाएगी। आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए हम 1 केजी आलू बेचेंगे, हमको बेचना है, दुकानदारे समझ लो थोड़ी देर के लिए, हाँ बस 1 ही केजी आलू बेचना है। आलू सीमित है, कितना केजी? 1 केजी। और सब आदमी आलू लेने के लिए परेशान है और सबके पास अथाह रुपया है, जितना मांगा जाए उतना दे सकता है। और मान लो कि सबको हम 2-2 लाख रुपया दे दिए, हम सरकार भी हैं या कोई दूसरा सरकार तुमको रुपया दे दिया। अब सबको 1 केजी आलू चाहिए और सबके पास बेहिसाब रुपया है। हम यदि इसका दाम 1 लाख रुपये केजी रखेंगे तो 1 लाख रुपये केजी बिकेगा कि नहीं बिकेगा? ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि 10 रुपये केजी बिकेगा? नहीं। मान लीजिए सबके पास रुपया कम है, सबके पास, तो ऐसी स्थिति में सबके पास मान लो कि 10-10 1 रुपया है, तो मैक्सिमम ये कितना रुपये केजी बिक सकता है? तो 10 रुपये केजी बिका तो लोग को लगा कि सस्ता हो गया, और 1 लाख रुपये केजी बिका तो लगा कि महंगा हो गया। तो रुपया कहाँ है? रुपया से थोड़े कोई चीज़ महंगा और सस्ता होता है। सोना इतना महंगा है और लोहा सस्ता है उसकी तुलना में। क्यों सस्ता है? क्या आदमी के पास रुपया नहीं है? अरे वो संसाधन कम है। सोना जो खाद्यान्न से निकलता है वो बहुत कम अवेलेबल है, लेने वाले लोग अधिक हैं और चीज़ें कम, इसलिए वो ज़्यादा महंगा है। और लोहा लेने वाला कम है और संसाधन अधिक है, तो उसका वो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, वो सस्ता है उसकी तुलना में। तो जितना ज़्यादा आदमी होगा उतनी ज़्यादा संसाधन का ज़रूरत होगा, जितना ज़्यादा संसाधन का ज़रूरत होगा उतना ही महंगाई बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। तो जितनी समस्या है किसी भी देश की उसको तुरंत संतुलित किया जा सकता है बस जनसंख्या को नियंत्रित करके। लेकिन जनसंख्या नियंत्रित करे कौन?
समझाए कौन? यहाँ तो एगो बेटा किसी को हुआ, हाँ ठीक है अब वंश चलेगा, अब बेटा नहीं हुआ तो बता गया वंश। यार अपना जिंदगी जिए ना कुछ ऐसा। अच्छा आप बताइए, आप गांव घर का ये परसेप्शन है कि नहीं? एक बेटी हो गई, थोड़ा उदास हो गया, एक और बेटी हो गई, थोड़ा और हो गया, तीसरी और हो गई तो कितना गंगा मंदिर और मस्जिद जाके जो है सो पूजा पाठ और गुरुद्वारा सब सब फैल जाता होता है कि नहीं? उसके बाद कहीं चौथा पांचवा छठा सतवां हो गया बेटी लगातार। तो वो आदमी आज के डेट में भी ये परसेप्शन बना हुआ है कि आठवां बेटा के चाहत में फिर से बच्चा होता है। ये है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? और ऐसी स्थिति में एक एक फैमिली में 8-8 मेंबर 9-9 मेंबर हो जाएंगे। एक माँ बाप मान लीजिए जो एक साधारण काम करता है, साधारण रुपया पैसा कमाता है, क्या वो 8 बच्चे का भरण पोषण और संस्कार अच्छा से दे सकता है? क्या उसकी पढ़ाई लिखाई कर पाएगा? एगो का फी मांगा जाता है 4,000 तो दिमाग चढ़ जाता है। 8-8 गो का फी कहाँ से बियर करेगा गार्जियन? वैसी स्थिति में क्या करेगा? बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बेरोजगार रह जाएगा, चोर उचक्का बन जाएगा, लठैत बन जाएगा, समाज में जो है सो कुरीति फैलेगी। हाँ कोल देखो कोलपैत। तो कहने का ये मतलब है कि इस सब, अब देखिए सिंपल बताते हैं एक चीज। अब एक बेटी हुई, चलो ठीक है, एक हुई नहीं, उसका मन माना एक और हो गया बेटी, चलिए ठीक है 2 बेटी हो गया, बात खत्म है। इससे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? लड़का से लड़की कम थोड़ी होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ऐसा परसेप्शन मान लिए हैं। अब यहाँ पर पता चलेगा कि मुखाग्नि कौन देगा, ये स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे यार कौन फालतू बात में लगे हुए, अपना जिंदगी जियो ना। मरने स्वर्ग नहीं मिलेगा, मरने के बाद शरीर का जो हाल होता है, चाहे किसी धर्म संप्रदाय से लोग हो, उसको पता चलता है कि उसके शरीर का क्या हो रहा है। कहीं किसी को जला दिया जाता है, कहीं किसी को गाड़ दिया जाता है। हाँ जो भी है उनका अपना अपना संप्रदाय है सब। अब उनकी स्टैंडर्ड भाषा क्या है वो मुझे नहीं पता, दफनाना बोलते हैं उसको, दफना दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आदमी जब मर गया उसके बाद उसके शरीर का क्या वो देखने वाला थोड़ी है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। अपना जब तक जिंदा है, जिंदा दिली से जिए, अपने अपने कर्म को कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक हम सोचते हैं, ये हमारा ओपिनियन है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही लोग अपने ओपिनियन को भी रखें ताकि आगे के डेट में भविष्य थोड़ा बढ़िया रहे लोगों का। शादी ब्याह हुआ, 5-10 गो बाल बच्चा हो गया। अब काम करते रहिए दिन भर, मथा नोचते रहेगा 10। बच्चा एक ही हो, संस्कार अच्छा दे माता पिता, वो अच्छा कर लेगा। अच्छा लड़की लोग ही मान लीजिए ढंग का कोई काम कर लेती है, IAS IPS बन जाती है। एक ही लड़की है ढंग से पढ़ाई लिखा हुआ, छोड़िए IAS IPS, सिंपल कोई जॉब बैंक में कर लेती है, अरे यार उस माँ बाप की भी जिंदगी बन जाएगी। लड़की लोग तो और ज़्यादा माँ बाप को देखती है, ऐसा समाज में सोचा जाता है। नहीं नहीं उतना तुम लोग उतना ज़्यादा खोलो मत, ये हम ऐसे ही बोले, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये सच्चाई है। कमी हर जगह है, लड़का में भी है लड़की में भी है। अब लड़की अपने माँ बाप को देखना चाहती है और लड़के के माँ बाप को देखना नहीं चाहती है। दिक्कत वहां आएगा तो वहां तो दिक्कत होना ही है। ये एक देखिए, एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर कर जाता है, एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। अब किसी लड़की का शादी हुआ, वो अपने सास ससुर को बढ़िया से नहीं देख रही है, ठीक है, तो वो अपने माँ बाप को देख रही है, तो उसके घर में भी कुछ वैसा ही होगा। नहीं, एक से दूसरे में ट्रांसफर जनरली होता रहता है। ये सब समाज की कुरीतियां हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए, लड़की लोग को विशेष करके। चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा खिस्सा हो गया, कहाँ से कहाँ बात भाग जाता है। वैसे आज संडे था इसीलिए थोड़ा करने भी लगे खिस्सा, कितना रोज का रोज पढ़ो, पागले हो जाएगा। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, 46। इधर देखिए,
शांत हो जाइए। जो क्वेश्चन आप पूछे हैं वो हमको याद है कि क्या है, हम आपको समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन आप समझिए। एक बर्तन है, इसमें दो चीज हम लिए हैं, एक लिए हैं ग्लूकोज और दूसरा लिए हैं वाटर। इस बर्तन में जितना अणु ग्लूकोज का है उतना ही अणु H2O का है, जल का है। तो आपसे पूछता है कि जल और ग्लूकोज दोनों का मोल प्रभाज क्या होगा। तो तुम मान लो कि इसका X मॉलिक्यूल है, तो इसका भी X मॉलिक्यूल हो, हाँ या ना। तो हम यहां पर इसी बात को लिखते हैं कि लेट ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कितना मान लिए, X। तो जल के अणुओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, X। अब देखो, किसी संख्या को तुम मोल में बदल सकते हो। अब यही बात जो 11th नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता होगा। किसी संख्या को तुम दर्जन में बदल सकते हो ना, कैसे, 12 से भाग देके। उसी प्रकार किसी संख्या को मोल में बदलने के लिए एवोगाड्रो नंबर से भाग दिया जाता है, और वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल N और कैपिटल A से। तो हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं X/Na मोल, और इसको भी लिख सकते हैं X/Na मोल। जहां पर Na एवोगाड्रो नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। किसी माइनस नहीं प्लस, किसी बुक में देखोगे 6.022 भी रहता है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, X/Na है। बताइए, ये हो जाएगा 2X/Na। कोई दिक्कत है इसमें। अब जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखिए। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का चाहिए, ग्लूकोज का मोल कितना है X/Na, और टोटल कितना है, Na से Na कटेगा, X से X कटेगा, ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। दूसरा तो होबे करेगा 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5 ही होगा ना। हालांकि इसको भी तुम निकाल सकते हो इसी मेथड से। जल का मोल भी इतने है ना रे, X/Na बटा 2X/Na। ये भी कट जाएगा 1/2 और ये 0.5। ये बात समझ में आया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सुन लीजिए, ये सब बात याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि दो चीज का विलयन है, लिखना बंद कीजिए नहीं तो मिटा देंगे सीधे। यदि दो चीज का सॉल्यूशन है, उसमें यदि अणुओं की संख्या समान हो तो निश्चित है कि उसके मोल की संख्या भी आपस में समान होगी। तो निश्चित है कि उसका मोल प्रभाज भी आपस में समान होगा, और ये 0.5 0.5 होगा। ये याद ही रखिए आप। मोल की संख्या बराबर मोल प्रभाज बराबर वैल्यू कितना 0.5 0.5। मोल बराबर कब होगा, जब अणुओं की संख्या आपस में समान हो। लेकिन यदि आपको कह देता कि दोनों का मास बराबर है, तब मोल प्रभाज क्या होगा, तब क्या लगता है मोल बराबर होगा। मास बराबर होने से मोल बराबर नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। तो वहां पर फिर आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से भाग देके कि क्या है नहीं है। आई बात समझ में, उतारिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 46। उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
मोललता में और कौन क्वेश्चन है? इसमें और कोई क्वेश्चन है 36 से लेके 41 तक में? ओ सॉरी, मूल प्रभाज में 42 से लेके 47 तक में कौन? एक कोई 40 नंबर पूछे थे, 40 तो पीछे ही था, वो तो हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 47 है जो हम आपको बताते हैं। बना जरूर लिए होंगे आप, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बात है जो आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन है 34.2 ग्राम चीनी 214.2 ग्राम जल या विलियन में उपस्थित है। देखो, विलियन का भार दे दिया, चीनी का भार दे दिया, तो तुम जल का भार निकाल सकते हो कि नहीं? जल का भार ग्राम में निकल जाएगा, चीनी का भार ग्राम में दिया हुआ है, तो दोनों का मोल निकल जाएगा। मोल से क्या निकल जाएगा? मोल प्रभाज। एक क्वेश्चन है इसमें मोल प्रभाज, लेकिन एक क्वेश्चन मोललता भी है। आपको याद है विलय का मोल प्रभाज बराबर होता था मोललिटी बटे मोललिटी प्लस 55.5, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। चीनी का मोल प्रभाज निकल जाएगा, मान रख दीजिएगा, मोललता अपने आप निकल जाएगा उसी रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर 54 तक सम मिक्स्ड प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, 48 से लेकर 54 तक हम सबको बता देते हैं, लेकिन हम सबको लिखेंगे नहीं, हम आपको सिर्फ समझाते हैं। एक एक मिनट में हम सबको समझा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भारी नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला है। हो सकता है आपको इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आया कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। चलिए हम पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि 122 ग्राम CCl4 22 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ होना चाहिए था 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुला हुआ है, लेकिन फिर भी अमाउंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलियन में CCl4 तथा बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, दोनों का भार दिया हुआ है, भारी ना दिया हुआ है, तो जब दोनों का भार दिया हुआ है तो दोनों का मोल ज्ञात कर लेंगे कि नहीं? मोल ज्ञात करके मोल प्रभाज ज्ञात कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 20% वेट बाय वेट KI विलियन जिसका घनत्व 1.202 ग्राम पर cc है, उसकी मोलरता तथा मोल प्रभाज क्या होगा? एक बात बताओ, 20% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम KI है और 100 ग्राम विलियन है। 100 ग्राम विलियन है, विलियन का घनत्व दिया हुआ है, तो विलियन का आयतन निकल जाएगा। आयतन निकल जाएगा, 20 ग्राम KI है, उसको मोल में बदल दीजिए, विलय के मोल को ऊपर, विलियन के आयतन को नीचे रखिए, मोलरता ज्ञात हो जाएगा। अब थोड़ा मोल प्रभाज पर आइए या मोललता पर आइए। विलियन का 20% वेट बाय वेट है ना जी, इसका मतलब 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम KI है, तो जल का भार कितना होगा? 80 ग्राम। 80 को किलोग्राम में बदल दीजिए, मोल को केजी से भाग दे दीजिए, मोललता निकल जाएगा। 80 ग्राम को मोल में बदल दीजिए, दोनों का मोल प्रभाज भी निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझने में यदि दिक्कत हो तो आप बताइएगा जरूर, हम डन कर रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी आपको परेशानी हो तो बोलिएगा, हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 51, एक विलियन में इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज क्या होगा यदि विलियन में C2H6O2 द्रव्यमान के विचार से 20% हो? द्रव्यमान के विचार से इथिलीन ग्लाइकॉल 20% है, इसका मतलब उसमें 80% जल है। मान लीजिए विलियन का भार 100 ग्राम, इसका मतलब उसमें 20 ग्राम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम होगा जल। आ गई बात समझ में? दोनों का मोल निकाल दीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कर लीजिए। एक विलियन में बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा यदि 30% बाय मास बेंजीन कार्बन के टेट्राक्लोराइड, देखो कार्बन के बाद जो कोमा है ना वो कोमा नहीं होगा, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में उपस्थित हो। सुनिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नहीं 52, इसमें दो चीज है, CCl4 और बेंजीन C6H6, और बेंजीन भार के विचार से 30% है, इसका मतलब कुल यदि मिला के 100 है तो उसमें 30 है बेंजीन, तो 70 ग्राम क्या होगा? अब बताइए, दोनों का मोल निकाल के मोल प्रभाज नहीं ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 2.5 kg तथा 0.2 m विलियन बनाने के लिए किस मात्रा में यूरिया की जरूरत होगी? यह क्वेश्चन एकदम अभी जो बताए थे ना 41 नंबर, एकदम 41 नंबर की तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम लिख के बना देते हैं।
और सारा का सारा क्वेश्चन आप हमारे भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि हम जो है ना आपका बैसाखी बने हुए हैं, उसी के भरोसे आप चल रहे हैं, और सब दिन बैसाखी चलाता रहेगा आपको, तो आप कब दौड़ेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए खुद से भी काम करने का। 2.5 kg विलियन है, सुनो, विलियन यदि 2.5 kg है तो इसको हम लिख सकते हैं 2500 ग्राम। मोललता कितना है विलियन का, 0.25। मान लो वेट ऑफ यूरिया सॉल्यूट, सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, यूरिया, ये मान लो x ग्राम, मोल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x/60 मोल। बोलिए हाँ या ना। तो बताएंगे आप सॉल्वेंट का वेट, 2500 ग्राम है सॉल्यूशन, 2500 माइनस x ग्राम है सॉल्यूट, इतना ग्राम है ना होगा, रे किलोग्राम में बदल दो, 2500 माइनस x बटा 1000 kg। तुम सबको पता है मोललता बराबर होता है मोल पर kg, मोल सॉल्यूट का kg सॉल्वेंट का। मोललता कितना दिया हुआ है 0.25, तो यहाँ पर मोललता के जगह रख देंगे हम लोग 0.25, मोल के जगह x/60 और kg के जगह सॉल्वेंट का kg ये 2500 माइनस x/, आई बात समझ में, बन जाएगा। उस विलियन का आयतन क्या होगा जिसकी नॉर्मलता 0.2 n है तथा जिसमें 196 ग्राम। ये सब बताने लायक क्वेश्चन नहीं रहे, बता दें क्या। 1 से 54 तक में और कोई भी प्रॉब्लम हो आपका अपना या आपका कुछ भी है तो पूछिए, अभी भी 2-3 मिनट टाइम है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। इनकी है ये, आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो आप खड़ा होकर पूछिए, या कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, जो पूछना है पूछिए, सब्जेक्ट से संबंधित। सब समस्या खत्म है, डरिए नहीं, पूछिए। अरे हम भी इंसान हैं, तुम्हारी तरह कुछ कहेंगे नहीं, बोलो ना, पूछिए क्वेश्चन, जो भी पूछना है पूछिए। अच्छा ठीक है, ऑफिस में पूछ लेना, दिक्कत होगा तो। 30 नंबर लाइए तो। चलिए क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं इसको। 30 ही ना बोले, 30, कौन पूछे थे आप। 2m विलियन का मतलब मोलरता 2, 73 ग्राम HCl है, HCl यानी विल है, HCl जो है वह 73 ग्राम है बाबू। ये कितना मोल हो जाएगा पता है आपको, 2 मोल, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5, तो 36.5 से भाग दे दीजिए 73 में, 2 बार में कट जाएगा। आप जानते होंगे कि मोलरता बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। m का मान है 2, मोल आया 2, वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा। और कोई क्वेश्चन। कौन 50 नंबर, 50 बोल रही है, अच्छा कुछ दूसरा 50 बोल रही थी, सेंसर पकड़ लिया दूसरा, हमको लगा क्वेश्चन 50 है। कौन सा 27,
55 नंबर पूछा, 55 नंबर सुनो, क्वेश्चन नंबर 55 जो है अभी कम से कम 7-8 दिन थ्योरी जम के पढ़ेगा तब जाके अब आगे न्यूमेरिकल हिलेगा भी। सुनो, पढ़ भी तभी पाओगे जब 7-8 दिन पढ़ोगे थ्योरी तब, नहीं तो ये पढ़ना तुमको लगेगा कि क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछे आप। अब क्लास नहीं की, ये तो हमको लगता है क्लास में बताया है 27 में, नहीं बना। अच्छा खड़ा होइए तब। आप क्लास छोड़े हैं क्या बेसिक? नहीं छोड़े। ये सब जब क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उतना भारी भारी कैसे आप बना लिए? ये सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन है रे। खैर खड़ा रहिए, खड़ा होने के बाद दिमाग ज्यादा काम करता है। क्या ये बात है कि नहीं? आप हमको ये सिर्फ बता दीजिए कि 25% वेट बाई VNS 3 विलियन का क्या मतलब होता है? बोलिए। अरे शांत रहो, इसको सुनने दो यार, बताइए। What is meaning of this symbol in chemistry? It means 100 ml of solution contain 25 gram of ammonia NH3। NH3 हो गया आपको कितना ग्राम? 25 ग्राम। मोल में बदल दीजिए, 25/17 मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, लीटर में बदलेंगे आ जाएगा 1/10 लीटर। इतना बटा इतना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, यही मोलरता निकलेगा। समझे? मोलरता बराबर होता है मोल बटा लीटर, मोल बटा वॉल्यूम। मोल इतना है, लीटर इतना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? बोलिए। जी सर बोल के चुप नहीं हुई, खड़ा होकर जल्दी क्वेश्चन बोलिए। झूठे बोला रे। सुनिए, अगला क्लास आप इसको नहीं लाएंगे, मतलब ये सेट नहीं लाना है आपको, थ्योरी वाला कॉपी लाना है। और आगे का जो भी क्लास अब होगा वो जम के होगा थ्योरी अब। और मेजर पार्ट में हम इन कर गए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का एक बार फिर से बेसिक से लेकर अभी तक का जितना क्लास है कल रिवाइज करके आइएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब थ्योरी भारी सब आने वाला है।